हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन द चैनल द स्टडी ऑफ बायोलॉजी, आपका अपना प्यारा सा चैनल। सो बच्चों, हम लोग आज ले आए हैं आपके लिए पार्ट 2। बच्चों पार्ट 2 में मैं आपके लिए लेके आया हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों फीमेल का हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा पहले शूट कर दिया था, बट मुझे बाद में ध्यान आया कि हमें मेल पहले करना चाहिए था, है ना बच्चों। तो देखो ध्यान से समझना कि आज हम लोग अपना मेल ओवरऑल कहीं हद तक कंप्लीट कर लेंगे। सो बच्चों अपनी सीट बेल्ट बांध लो, पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ और जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है उसको नोट डाउन करते जाओ बच्चों, है ना। और बाकी का जो पीडीएफ होगा वो हम आपको एज अ डिस्क्रिप्शन में बच्चों डाल देंगे, ठीक है बच्चों। तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो बच्चों जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आती है तो वहां पर बात आती है किसकी, कि कौन से ऑर्गन्स आपके रिस्पॉन्सिबल हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं आपके मेल में आपका टेस्टिस, बच्चों टेस्टिस आपका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, प्लस एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बच्चों रिस्पॉन्सिबल है, प्लस कुछ आपकी एसेसरी ग्लैंड्स बच्चों रिस्पॉन्सिबल है, प्लस कुछ आपकी डक्ट जो कि आपके इस पोर्शन में बच्चों क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, है ना। अब देखो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो सुनो, सबसे पहले टेस्टिस के बारे में कुछ बातें बता दूं मैं आपको कि बच्चों टेस्टिस आपका एक क्या है, एक एक्सटेंडेड एब्डोमिनल ऑर्गन है बच्चों। आपका कुछ बातें बता दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जो कि आपके बाद में वर्क आएंगे आपके, है ना। तो कुछ नोट करके कुछ बातें लिख सकते हो आप लोग कि टेस्टिस इज अ एक्सटेंडेड एब्डोमिनल ऑर्गन है बच्चों। आपका कैसा ऑर्गन है, एब्डोमिनल ऑर्गन है। टेस्टिस आपका एक एक्सटेंडेड एब्डोमिनल ऑर्गन है बच्चों आपका, पहली बात, ठीक है। क्यों है आपका, रीजन देना पड़ेगा, क्यों है भाई, टू मेंटेन द टेम्परेचर, किसका बच्चों, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। क्यों, बिकॉज हमें ये पता है, बिकॉज NCERT have to be mentioned that testis temperature should be lower than the body temperature बच्चों, should be lower than the body temperature। बच्चों आपकी NCERT ने भी इस बात को मेंशन कर रखा है कि टेस्टिस का टेम्परेचर बच्चों आपकी बॉडी टेम्परेचर से बच्चों क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए बच्चों, समथिंग अराउंड 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। बच्चों अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें दे रखी हैं आपकी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स टेम्परेचर ले लिया बच्चों आपका, है ना। तो हम कह सकते हैं टेस्टिस आपका एक एक्सटेंडेड एब्डोमिनल ऑर्गन है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर आपका बच्चों बिलो बॉडी से, यानी कि आपका बॉडी टेम्परेचर से बच्चों कितना कम रहना चाहिए, आपका 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहना चाहिए। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, तो देखो बच्चों ध्यान से समझना। देखो टेस्टिस का टेम्परेचर कम इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आपका जो टेस्टिस होते हैं वो वहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म का। और स्पर्म एक बहुत माइन्यूट सी सेल होती है बच्चों आपकी, ठीक है। तो उसके फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम रहना चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। इससे ना ज्यादा लोअर जाना चाहिए और ना ज्यादा हाई होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है या लो जाता है तो ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, और स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी बच्चों। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी तो आप पापा नहीं बन पाओगे, बात समझे, आप फादर नहीं बन सकते बच्चों, है ना। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बच्चों वैसे कितना होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर अगर आप टेम्परेचर में देखोगे, सॉरी डिग्री सेल्सियस में, तो बच्चों होता है 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बच्चों होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। और अगर हम लोग केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है बच्चों आपका, ठीक है। तो अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो आपका टेस्टिस का टेम्परेचर कम से कम 34 डिग्री सेल्सियस बच्चों होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे और कम होगा तो भी प्रॉब्लम है और इससे ज्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए NCERT ने एक पॉइंट करके, एक लाइन करके मेंशन कर रखा है कि टेस्टिस टेम्परेचर शुड बी लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर बच्चों क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। क्यों, टू द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए। दैट्स अ रीजन, यही कारण है कि आप देखना आपका जो टेस्टिस है वो एक्सटेंडेड एब्डोमिनल ऑर्गन, आपकी एब्डोमिनल कैविटी से ऑर्गन बाहर रहता है, ठीक है। आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब आपके बॉडी के इंटरनली पाए जाते हैं, जबकि टेस्टिस की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों टेस्टिस आपका एब्डोमिनल एक्सटेंडेड एब्डोमिनल ऑर्गन होता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी से बच्चों कहाँ रहता है, बाहर एक्सटेंड रहता है ना।
जिससे कि वो अपना टेम्परेचर क्या कर सके, मेंटेन कर सके। आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो आपकी बॉडी से और ज़्यादा बच्चों एक्सटेंड कर जाते हैं, यानी कि और ज़्यादा दूर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपका एक तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, ऊपर से बॉडी का टेम्परेचर, तो अपनी टेम्परेचर जो उनकी है, हीट है, उसको मेंटेन करने के लिए वो बॉडी से दूर हो जाते हैं, जिससे कि और ज़्यादा हीट ना पकड़े। ठीक है, यही आप सर्दियों में देखोगे तो आप टेस्टिस होते हैं आपके, वो आपकी एब्डोमिनल कैविटी के सस्टेंड हो जाते हैं, एकदम क्लोज चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर ठंडा होने की वजह से उनका टेम्परेचर लो जा सकता है, जिसकी वजह से वो हीट लेने के लिए बॉडी के पास चले जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारे टेस्टिस जो होते हैं वो इस तरीके से अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू फेवरेबल ऑफ कंडीशन, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहती है उसमें। समझ में आया बच्चों इतनी सी बात कि टेस्टिस आपके एक्सटेंडेड एब्डोमिनल ऑर्गन क्यों है, आपके एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों रहते हैं, कैसे उनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो हम बताएंगे आपको आगे। ठीक है बच्चों, अब अगर आप देखो अगर आप लोग अब देखते हो तो इतना तो क्लियर हो गया आपके बच्चों के एक्सटेंडेड एब्डोमिनल ऑर्गन क्यों है ना। अब देखो सुनो, अगर मैं आपको हल्का सा इसमें बता दूं तो आप क्या देखोगे, अगर आप टेस्टिस में देखो, थोड़ा डिटेल में बताते हो आपको कि किस तरीके से आपके टेस्टिस किससे कवर रहते हैं, किस तरीके से उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, क्या पाथ रहता है, तो उसके लिए बच्चों हमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, हम जो है वो धीमे धीमे करके बच्चों कहाँ चढ़ रहे हैं, ऊपर की साइड में चढ़ रहा है ना, तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं। तो हमें पता है, हमारे न्यूटन अंकल बता के गए हैं कि विदाउट एनी फोर्स के कोई चीज अगेंस्ट ग्रेविटी जाती नहीं है, मतलब टेस्टिस में किसी न किसी का फोर्स जरूर लग रहा है, जिसकी वजह से स्पर्म आपके अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं बच्चों, है ना। तो वो हम जब डिटेल में बताएंगे, इसको डाइसेक्शन करेंगे इसका, तब आपको पता चल जाएगा। अभी आप सिर्फ ये देखो कि स्पर्म आपके वाइज डिफरेंस से होके बच्चों कहाँ आ रहे हैं, एब्डोमिनल कैविटी को कर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एब्डोमिनल कैविटी को कर्व कर रहे हैं, और एब्डोमिनल कैविटी को कर्व करते हुए बच्चों नीचे जाएंगे। एब्डोमिनल कैविटी को कर्व करते हुए कहाँ है? नीचे, है ना। तो अभी आपके स्पर्म बच्चों यहाँ तक आ चुके हैं, इस जगह तक आ चुके हैं ना। अब आप देखो ध्यान से, आपके यहाँ तक आ गए। ठीक है, ये एक जंक्शन है बच्चों, क्या? एक चौराहा है जहाँ पर आपका बहुत सारी चीजें आगे खुल रही हैं। क्या क्या ओपन हो रहा है बच्चों? ये क्या आपका यूरिनरी ब्लैडर बच्चों, आपका क्या है? आपका यूरिनरी ब्लैडर बच्चों आपका, तो ये भी यहीं ओपन हो रहा है। प्लस ये बच्चों आपकी सेमिनल वेसल है, सेमिनल वेसल है बच्चों आपकी, क्योंकि ये भी यहीं ओपन हो रही है। प्लस इस जगह पे जो ओपनिंग होती है, वाइड डिफरेंस की ओपनिंग, सेमिनल वेसल की ओपनिंग और यूरेथ्रा की ओपनिंग बच्चों, इसको बोलेंगे एजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे? एजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर? इसके बाद आपके स्पर्म जब इस जगह पे आएंगे, एजैकुलेटरी डक्ट जो इंडिकेट कर रहे हैं, यहीं पर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है मेरे बच्चों। क्या पाई जाती है? कुछ ग्लैंड्स। तो पहली ग्लैंड्स आपको देखने को क्या मिलेगी बच्चों? यहाँ पर आपकी ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड मिलेगी बच्चों आपको? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्लस एक ग्लैंड और देखने को मिलेगी बच्चों आपको यहीं पर, इसके जस्ट बिलो एक ग्लैंड और होती है, इसको बच्चों हम लोग नाम देते हैं क्या? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बच्चों। क्या नाम देंगे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाम देंगे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब देखो सुनो ध्यान से, अब देखो होगा क्या, आपके जो स्पर्म है वो कहाँ तक आ चुके हैं बच्चों आपके? वो आपके आ गए कहाँ तक? एजैकुलेटरी डक्ट तक आ चुके हैं बेटा, है ना। अब देखो सुनो होगा क्या, यहाँ से सिर्फ स्पर्म बने थे बच्चों। क्या बने थे? सिर्फ स्पर्म, और स्पर्म बन के आपके चल दिए कुछ इस तरीके से पाथ पे। अब यहाँ पे आ गए। अब देखो सुनो, हमें पता है, एक पॉइंट करके नोट करके एक पॉइंट लिख लेना आप लोग, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि मेल्स हैव ओनली वन वे टू द एजैकुलेशन ऑफ अ स्पर्म एंड यूरिन। यानी कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नोट करके लिख लेना आप लोग, मेल हैव ओनली वन वे टू द ejaculation of sperm and urine। तो बच्चों मेल्स के पास सिर्फ एक ही वे होता है जहां से वो स्पर्म का यूरिन का इजैकुलेशन करते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे हाँ तो सबके पास ही एक ही होता है ना, ऐसे बोल रहे होंगे सबके पास एक ही होता है, नई बात क्या है इसमें? बच्चों नई बात है, फीमेल्स के पास एक वे नहीं होता, फीमेल्स के पास डिफरेंट वे होते हैं। उनके लिए है क्या? यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी कि एज अ यूरिन के पास आउट करने के लिए भी अलग होता है, और एक आपकी वजाइना जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए होती है। ठीक है, तो उनके पास दो ओपनिंग होती है, दोनों पे दो ओपनिंग सेपरेट होती हैं, जबकि हमारे पास ओपनिंग सिर्फ एक होती है, वहीं से यूरिन का ही पास आउट होता है आपका, और वहीं से बच्चों आपका एज अ आपका स्पर्म का पास आउट भी वहीं से होता है। यानी कि दोनों के लिए पाथ एक ही होता है मेल्स के पास, जबकि फीमेल्स के पास होते हैं डिफरेंट पाथ होते हैं। इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट लगाया नोट करके कि मेल्स हैव ओनली वन वे टू द एजैकुलेशन ऑफ स्पर्म एंड द यूरिन। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा हमें, अब मान के चलो कि कोई पर्सन है, अगर उसने कुछ टाइम पहले
जस्ट कुछ टाइम पहले अगर यूरिन पास आउट किया है और अब वो कह रहा है कि अब मुझे एज अ स्पर्म पास आउट करने हैं। बच्चों स्पर्म को हम लोग एज अ कोइटस भी बोल सकते हैं, आप लोग कोइटस वर्ड यूज कर सकते हो या फिर सीमेन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, सीमेन या कोइटस, है ना। तो अगर मान के चलो कि पर्सन है कोइटस एजैकुलेट करने वाला है, ठीक है, मतलब पहले उसने स्पर्म यूरिन पास आउट कर दिया, अब वो क्या कर रहा है, कोइटस एजैकुलेट कर रहा है, तब इस कंडीशन में बच्चों क्या होगा कि अगर आपका देखो सुनो, हमें पता है वे एक ही है, तो जब यूरिन जब यहाँ से निकल के जा चुका है, वहां से अगर स्पर्म जाएंगे तो बच्चों स्पर्म एक माइन्यूट सी सेल होती है, बहुत माइन्यूट सी सेल होती है, आपकी छोटी सी सेल होती है। अगर वो आपको पता है यूरिन का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है नेचर, अगर ऐसे नेचर में अगर स्पर्म आएगा तो बच्चों स्पर्म मर जाएगा, यानी कि स्पर्म के डेड होने के चांसेस बने रहेंगे, ठीक है। तो स्पर्म को बच्चों कवरिंग चाहिए, क्या चाहिए, कवरिंग, एक ऐसी कवरिंग चाहिए जिससे कि उस पर किसी भी तरीके का एसिडिक एनवायरमेंट का इतना फर्क ना पड़े। तो अब इसमें उसकी मदद कौन करेगा भाई, तो बच्चों इसमें उसकी मदद कौन करता है, सेमिनल वेसल्स। कौन मदद करती है, सेमिनल वेसल्स। सेमिनल वेसल बच्चों क्या करती है, सेमिनल फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, किसका सिक्रेशन करती है, सेमिनल फ्लूइड का। बच्चों सेमिनल फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। बच्चों सेमिनल फ्लूइड आपका एल्कलाइन होता है नेचर, पहली बात तो ये सेमिनल फ्लूइड आपका यहाँ से सीक्रेट होता है बच्चों आपका। तो जैसे आपका स्पर्म आया होता है, यहाँ जैसे स्पर्म आया तो सेमिनल फ्लूइड बच्चों इसको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, चारों तरफ से क्या कर लेता है, कवर, स्पर्म के सबको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। स्पर्म अब कवर होके जाएगा, कैसे होके जाएगा, कवर हो गया। और कवरिंग में क्या है बच्चों, एक फ्लूइड है जिसका नाम है सेमिनल फ्लूइड, जो कि व्हाइटिश हल्का सा येलोइश या व्हाइटिश कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि स्पर्म में क्या हो जाता है बच्चों, इंटरमिक्स हो जाता है। जब कोइटस आप एजैकुलेट करते हो तो कोइटस में जो आपको फ्लूइड दिखाई देता है वो सेमिनल फ्लूइड ही होता है बच्चों, क्योंकि स्पर्म को आप नेक डाइट से नहीं देख सकते, स्पर्म आपको नेक डाइट से दिखाई नहीं देंगे, आपको फ्लूइड ही दिखाई देता है, ठीक है, जो भी कोइटस आप एजैकुलेट होता है बच्चों आपका, ठीक है। तो सेमिनल वेसल्स क्या करती है, सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट करेगी, ये सेमिनल फ्लूइड क्या करेगा बच्चों, स्पर्म को कवरिंग करेगा, जिसके वजह से उसको अल्कलाइन मीडियम देगा, तो एसिडिक एनवायरमेंट का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी सबसे मेन बात जो दूसरी है कि सेमिनल फ्लूइड होगा जो कि स्पर्म को बच्चों न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। किसका काम करेगा, न्यूट्रिशन देने का। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि स्पर्म अगर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में अगर जाएगा तो वहां पर कम से कम उसको 1 या 2 दिन तक सर्वाइव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 या 2 दिन तक अगर उसको ओवा नहीं मिलता तो वो वहां जिंदा रह सके, इसलिए उसको न्यूट्रिशन की क्या होती है बच्चों, नीड होती है। तो सेमिनल फ्लूइड क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन देने का भी काम करता है ना। अच्छा, अब आपके यहाँ पर बच्चों यूरिनरी ब्लैडर में स्फिंक्टर्स होते हैं, तो बच्चों जब आपके स्पर्म पास आउट हो रहा होता है तो आपके स्फिंक्टर्स कुछ इस तरीके से बाइंड हो जाते हैं बच्चों, बहुत अच्छे बहुत टाइटली बाइंड हो जाते हैं, जिससे कि अगर बिल्कुल भी स्पेस ना हो और यूरिन कहीं से भी लीकेज ना हो जाए। अगर यूरिन लीकेज हो गया तो स्पर्म मर सकते हैं। दैट्स अ रीजन कि आपने देखा होगा कि जस्ट आप कोइटस इजैकुलेट करने के बाद अगर यूरिन पास आउट करने की कोशिश करोगे तो आपके वहां पर हल्का सा पेन होता है, आपको प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है और पेन भी क्रिएट होता है। क्यों, क्योंकि आपके स्फिंक्टर्स को सिग्नल्स होते हैं कि आपको खुलना नहीं है अभी। लेकिन अगर आप वही यूरिन आप 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद कोइटस रिलीज करने के बाद अगर पास आउट करते हो तो इजीली यूरिन पास आउट हो जाता है। तो कभी जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। आप सोचो कि जस्ट कोइटस एजैकुलेट किया है और आप है यूरिन पास आउट करने के लिए खड़े हो, तो बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि फोर्स आप जितना एक्सर्ट करोगे उतनी आपके स्फिंक्टर्स क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे बेटा, है ना। तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और आप इजीली यूरिन का पास आउट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 2 ग्लैंड्स और भी होती हैं बच्चों आपकी, एक होती है आपकी बल्बल यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है, और दूसरी बच्चों होती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। तो बच्चों बल्बल यूरेथ्रल ग्लैंड बच्चों क्या करती है, म्यूकस का सीक्रेशन करती है। किसका सीक्रेशन करती है, म्यूकस का सीक्रेशन क्यों कर रही है भाई, देखो म्यूकस का सीक्रेशन इसलिए करती है जिससे कि जो इसका पाथ है स्पर्म का, जो पाथ है वो क्या हो जाए, लुब्रिकेट हो जाए बच्चों। कैसा पाथ हो जाए, लुब्रिकेट, जिससे कि आपका स्पर्म इजिली ड्राइव कर करके चला जाए आराम से, मस्त तरीके से भाई साहब तैर के जाए आराम से, है ना। अब मान के चलो अगर तुम लोग वाटर राइड कर रहे हो, ठीक है, और वाटर राइड में मैं पानी नहीं चला रहा और तुम्हें मैं ऐसे ही एकदम नंगा करके और ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, है ना, और वाटर राइड में पानी नहीं चल रहा है, बेटा नीचे तक जाते जाते आधे घिस जाओगे पता नहीं चलेगा कहाँ पहुँचे हो, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो अगर स्पर्म को तुम अगर ऐसे ही छोड़ दोगे बिना उसके पाथ को एज अ लुब्रिकेट किए तो बेटा वो भी घिस जाएगा, पता चले वहाँ घिसते नेक्स्ट ऐसा रह गया, वो कहाँ फर्टिलाइज करेगा वो। इसीलिए क्या है, आपकी जो बल्बल यूरेथ्रल ग्लैंड होती है वो क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट कर देती है, जिसकी वजह से जो पाथ है वो लुब्रिकेट हो जाएगा और आपका स्पर्म इजीली ड्राइव करते हुए निकल जाता है, ठीक है बच्चों। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है आपकी वो भी न्यूट्रिशन देने का वर्क करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है आपकी। तो कहने को आपकी बल्बल यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसल, प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी कहीं ना कहीं मदद करती है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, किसको, स्पर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तीनों की तीनों, ठीक है बच्चों। इसके बाद स्पर्म अपनी पूरी तैयारियों के साथ चल देता है आगे को और वास्ट डिफरेंस में पहुंचता है, और वास्ट डिफरेंस होता है बच्चों कहाँ पहुंचता है, आपके पेनिस में। कहाँ पहुंच जाता है, पेनिस में, और पेनिस से होता है बच्चों कहाँ निकल जाता है, बाहर। कहाँ निकल जाता है, बाहर।
तो ये फ्लूइड जब बाहर निकलता है तो बच्चों हम लोग एक बार के रिलीज हुए फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ईच ऑफ क्वार्टर्स। क्या बोलते हैं, ईच ऑफ क्वार्टर्स। क्या बोलेंगे बच्चों, ईच ऑफ क्वार्टर्स, COITUS क्वार्टर्स, COITUS, ठीक है बच्चों, क्वार्टर्स। या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो, सीमेन भी बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हो, सीमेन, या फिर आप क्वार्टर्स वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो क्वार्टर्स यहाँ से रिलीज हो जाता है ना बच्चों। अब देखो ये जो आपका पेनिस होता है, कुछ पेनिस के बारे में बातें बता दें। तो पेनिस के ऊपर एक बच्चों एक लेयर पाई जाती है, क्या पाई जाती है, एक लेयर, एक स्किन की लेयर पाई जाती है। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं, फोर स्किन। तो बच्चों जो फोर स्किन जो होती है आपकी, बेटा आपकी NCERT, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपको नीट करना है बच्चों, है ना, अगर आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देना है और नीट अगर बहुत अच्छे से करना है तो बेटा मेरी तरफ से प्रेफर सिर्फ NCERT है। आप जितना हो सके पहले NCERT को पियो, है ना, उसके बाद आप आएगा किसी न किसी आप आएगा जैसे आपको जो बुक आपको अच्छी लगे उसके बाद उठाओ, लेकिन पहले आप NCERT को खत्म करो बेटा, लाइन टू लाइन। बेटा लाइनों से क्वेश्चन बनते हैं NCERT के, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं अगर आपको नीट करना है बच्चों, तो है ना। और नीट के लिए अगर पढ़ना है तो बच्चों मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आप नीट बहुत अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। बट इस बात का ध्यान रखो कि आपको नीट देने के लिए आपको लाइन टू लाइन एक एक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि आपके जो हर बार क्वेश्चन वहीं से आते हैं, बट हर बार पेपर चेंज होता है, लेकिन आपका वही फर्क पड़ता है किस पर बच्चों, कि आप है पढ़ कितना रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। जिसके क्लियर होते हैं बच्चा आराम से कर लेता है, बाकी का रटने से कुछ नहीं होना, ठीक है बच्चों। तो कोशिश करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपके जितने ज्यादा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो बच्चों इसको बोलते हैं फोर स्किन। तो फोर स्किन जो होती है बच्चों कुछ धर्मों में रिमूव आउट कर देते हैं, कुछ धर्मों में नहीं करते, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग कहेंगे एज अ मॉमडन्स, जो मॉमडन्स बच्चे जो होते हैं, ठीक है, या फिर जो मॉमडन्स में हम लोग देखा जाता है कि उसमें फोर स्किन को बच्चों रिमूव आउट करवा दिया जाता है ना। अब देखो उसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता है कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन उनके ऐसा ग्रंथों में या उनके ऐसा वेदों में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो उनके जो भी हैं उनके जो भी चीज़ें उनकी चली आ रही हैं, परंपराएं चली आ रही हैं, वो उनको पूरा कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर हाँ मैं एक चीज़ मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों करते हैं या क्यों नहीं करते, लेकिन मैं एक रीज़न दे सकता हूँ कि इसके बच्चे कुछ फ़ायदे भी हैं। अगर आप फोर स्किन को रिमूव करते हो तो एज अ साइंटिफिक तरीके से देखोगे तो उसके कुछ एडवांटेज है बच्चों इसके, है ना। एडवांटेज क्या है बच्चों आपके, अगर आपकी फोर स्किन अगर आपके पेनिस के ऊपर नहीं होगी बच्चों, तो देखो फोर स्किन जो होती है बच्चों बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है नेचर। कैसी होती है, सेंसिटिव इन नेचर, जिसकी वजह से ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब आप किसी फीमेल के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो उस टाइम पे होने वाली रिगार्डिंग छोटी मोटी जो आपकी STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो आपके होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आपके पेनिस पे फोर स्किन नहीं होगी तो, क्योंकि फोर स्किन आपकी काफ़ी सेंसिटिव होती है, बहुत जल्दी बैक्टीरिया उसको कैप्चर करती है। अगर आपके पास फोर स्किन ही नहीं है तो इतनी जल्दी बैक्टीरिया कैप्चर नहीं होंगे और आप प्रिवेंट हो सकते हो किससे, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब कुछ बच्चे ये मत सोचना कि सर क्या HIV से प्रिवेंट हो जाएंगे, बेटा HIV बहुत ब्रॉड डिजीज है, ठीक है, एज अ ग्रुप ऑफ सिंड्रोम बोला जाता है उसको, है ना। तो उससे तो नहीं होगे, लेकिन जो माइन्यूट कुछ STD हैं आप उनसे बच सकते हो आप लोग, है ना। तो एडवांटेज जरूर है इसका, बाकी का डिसएडवांटेज तो मुझे नहीं पता, ठीक है, कि क्यों कराते हैं। तो बच्चों ये पार्ट था आपका, ठीक है, जहाँ से हो गया आपने स्पर्म का रिलीज किया। क्या इतना क्लियर हुआ मेरे बच्चों को, क्या इतना क्लियर हो गया क्या, आई होप के हो गया होगा, ठीक है। मैं हल्की सी नेमिंग यहाँ से हटा के थोड़ा टेस्टिस को जूम करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से टेस्टिस के अंदर कौन सी वो सेल है जो रिस्पॉन्सिबल होती है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए मेरे बच्चों, ठीक है। तो रफ कर रहा हूँ मैं इसको, तो अब मैं हल्का से इसको जूम करके बाहर निकालता हूँ टेस्टिस को, ठीक है, जूम करके बाहर निकाल लेते हैं। तो जब आप जूम करके बाहर निकालो तो टेस्टिस कुछ इस तरीके का दिखाई देगा बच्चों आपको। तो ये मैंने जूम कर दिया, ठीक है बच्चों। है ना, तो जूम कर दिया मैंने। इसमें कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों आपके, कुछ क्या होते हैं, कुछ पिरामिड्स। तो बच्चों ये मैंने कर दिया TS सेक्शन ऑफ टेस्टिस, TS ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस, TS सेक्शन ऑफ टेस्टिस, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस कर दिया बच्चों मैंने आपका, ठीक है। तो बच्चों देखो आप लोग क्या देखोगे आप लोग क्या देखोगे, देखो अब देखते हैं इसके अंदर कैसे होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, देखें, चलो, है ना। तो देखो सुनो, ये तो बच्चों आपकी वाई डिफरेंस है, ठीक है, जो बाहर निकली हुई थी यही थी जो बाहर निकली हुई थी आपकी बच्चों, है ना, इसी को बोलते हैं वाई डिफरेंस, है ना। ये वाला जो पोर्शन है इसको बच्चों बोलेंगे एपिडिडमिस, क्या बोलेंगे, एपिडिडमिस, ठीक है बच्चों, हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये बच्चों आपका पोर्शन होता है वास एफ्रेंसिया, क्या होता है, वास एफ्रेंसिया, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो सेल का एज अ एक्युमुलेटेड पार्ट होता है एक जगह पे, इसको बोलते हैं बच्चों रेटे टेस्टिस, क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस, ठीक है बच्चों।
ये जो आपको एज अ कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है, एज अ कंपार्टमेंट लाइक चैम्बर दिखाई दे रहा है बच्चों, इनकी काउंटिंग एक टेस्टिस के अंदर 250 होती है। मैंने 3 बनाया है लेकिन इनकी काउंटिंग होती है 250। इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, जो कि 250 होते हैं। इन्हें ईच टेस्टिस में 250 हैं। ईच टेस्टिस में टेस्टिस कितनी होती है? पेयर्स में होती है बच्चों। तो टोटल कितने हो गए? 500। टोटल 500 होते हैं, है ना। और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, अगर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में अगर 250 हैं तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में बच्चों मैं आपको बता दूं 1 से 3 होते हैं। क्या? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है बच्चों, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये जो चैम्बर दिखाया ना आपको, इनको बोलते हैं बच्चों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इन चैम्बर्स को। तो देखो आप ध्यान से कि अगर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है तो 250 के अंदर कितने होंगे? अगर एक के अंदर 3 है तो 250 के अंदर बच्चों 750, 715, 750 होंगे। कितने होंगे टोटल? 750। अगर एक टेस्टिस के अंदर 750 है तो 2 टेस्टिस के अंदर कितने होंगे? 1500। यानी कि 1500 पाइप होते हैं पूरे जहां से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो सोच के देखो, जब 1500 पाइप है आपके पास तो मिलियन की फॉर्म में तो स्पर्म सीक्रेट होने ही होना है। इसीलिए बोला जाता है कि ईच ऑफ क्वार्टर्स में एक बार के एजैकुलेशन में मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं बच्चों। इसीलिए तो बोला जाता है कि अगर ईच ऑफ क्वार्टर्स में मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं। क्यों? क्योंकि 1500 तो पाइप ही है यार तुम्हारे पास, बात समझे? तो 1500 तो क्या हमारे पास पाइप। तो मैं आपको देखो अब यहाँ बता दूं, स्पर्म का फॉर्मेशन यहीं से होता है बच्चों, आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद ये आपके कहाँ पर जाते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, और यहाँ से निकल के बच्चों स्पर्म कहाँ पहुँच जाते हैं? रेटेड टेस्टिस में। कहाँ पहुँच जाते हैं? रेटेड टेस्टिस। बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्पर्म आपके अकॉर्डिंग टू एब्डोमिनल कैविटी को कर्व कर रहे थे, यानी कि अगेंस्ट टू ग्रेविटी जा रहे थे। तो अगेंस्ट टू ग्रेविटी जाते टाइम पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा था उन पे। तो बच्चों को फोर्स लगाने वाला बंदा ये था, रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस क्या करता है? ऐसा करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, निकल तू बाहर, निकल बाहर, कुछ इस तरीके से करता है ना। तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा था बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आपके जो स्पर्म थे वो यहाँ से निकल रहे थे बाहर, और यहाँ से निकल के बच्चों कहाँ आ रहे थे? वास एफरेंसिया में। और वास एफरेंसिया जाके इकट्ठे कहाँ हो रहे थे बच्चों? यहाँ पे आके कुछ टाइम के लिए इकट्ठे होते हैं, एपिडिडमिस वाले पोर्शन में इकट्ठे हो जाते हैं। और देन यहाँ से प्रेशर लगता है इकट्ठा वाला, ऐसे करके एकदम प्रेशर, निकलो बाहर, ठीक है। तो ये प्रेशर जब यहाँ से पड़ता है आपका तो एकदम बाहर निकल जाता है। यहाँ से होता हुआ सीधे वाई डिफरेंस होते हुए स्पर्म आपके सीधे अपने कैविटी को कर्व करते हुए और कहाँ? बाहर निकल जाते हैं बच्चों। इतना समझ में आया क्या? है ना। तो स्पर्म कुछ इस तरीके से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होके निकलते हैं बच्चों आपके, है ना। अच्छा अब कुछ बच्चों के कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे जैसे कि कम एज में होते हैं तो बच्चे कुछ गलतियां कर बैठते हैं। आप लोग कहोगे गलतियां किस टाइप की गलतियां? चलो मैं बताता हूँ आपको, देखो सुनो, ऐसा वैसा कुछ नहीं बताने वाला मैं आप लोगों को। गलतियों से मेरे कहने का मतलब है कि कभी कभी कुछ बच्चों को लगता है कि यार मैं अगर कोइटस रिलीज कर दूंगा तो बहुत पतला हो जाऊंगा या सूख जाऊंगा, ऐसे मन में सवाल आते हैं। तो बच्चे इस चीज़ में एक गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं कि पहले उनको लगता है कि नहीं यार मुझे कर लेना चाहिए या मुझे कोइटस रिलीज कर लेना चाहिए, ठीक है, तो उसके चक्कर वो करते भी हैं। बट जैसे उनको लगता है कि कोइटस निकलने वाला है तो उनको ख्याल आ जाता है कि नहीं भाई मैं तो जिम में जा रहा हूँ, बॉडी कैसे बनेगी अगर कोइटस निकल गया तो वो रुक जाते हैं। तो बच्चों कोइटस वहाँ से निकल चुका होता है, उस जगह से कोइटस रिलीज हो चुका होता है, लेकिन तुम उसे बाहर नहीं निकालते हो। फिर बच्चों ये गलती सबसे बड़ी है। अगर आप कोइटस रिलीज कर, देखो सुनो, मेरे पास इस चीज़ का तो कोई मंत्र नहीं है कि आप कैसे अपने आप की जो एज ए फीलिंग्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, वो सब तो आप ही को करना पड़ेगा। बस मेरा बोलना सिर्फ इतना है कि अगर आप कोइटस रिलीज कर रहे हो तो फिर है उसको पूरा बाहर करो, उसको बीच में ना रोकें। क्योंकि आप सोचते हो कि बीच में रोक दिया तो शायद वो चीज़ बाहर नहीं निकली तो बॉडी के अंदर ही है, तो हमारी बॉडी को कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब हम कमजोर नहीं होंगे। बच्चों वीकनेस तो आएगी, लेकिन कोइटस वहाँ से निकल गया है जिस जगह पे वो था, ठीक है, क्योंकि हमें पता है देखो स्पर्म एट अ टाइम बनते हैं, हमारी बॉडी में एज अ स्टोर नहीं रहते, फीमेल्स में ओवर स्टोर रहते हैं बट मेल में स्पर्म स्टोर नहीं रहते हैं। एट अ टाइम अकॉर्डिंग टू फीलिंग जनरेट होते हैं और जनरेट होकर वहाँ से निकल चुके होते हैं, लेकिन आप उन्हें रोक देते हो। और रोकने के से पता क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है एपिडिडमिस वाला, यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब आप यहाँ से बाहर नहीं निकालते हो उनको तो यहाँ इकट्ठे होते रहते हैं और जहाँ इकट्ठे होकर गांठ बना लेते हैं, नोडुल्स बन जाता है, नोट्स बन जाता है, गांठ से टाइप के बन जाते हैं। भाई सैली तो है, इकट्ठे होकर गांठ सी बन जाती है। अब यार गांठ सी बन जाएगी तो यूरिन तो यहीं से निकलेगा, तो यूरिन का जो पाथ है आपका वो आगे चल के क्या होता है, इंटरप्ट होने लग जाता है, यानी कि जो यूरिन है आपका वो इंटरप्शन आने लग जाता है यूरिन में, ठीक है, गांठ सी बन जाती है। फिर आपको है यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज़्यादा। फिर आप लेके भागते हो डॉक्टर के पास कि हाँ भाई देखो इसे क्या हो गया। भाई गलतियाँ तुम्हारी हैं, ठीक है। कोइटस कभी भी रिलीज करो, आप इस बात का विशेष ध्यान रखो। अगर आप कोइटस कभी भी रिलीज कर रहे हो तो ध्यान रखो कि कोइटस को आप प्रॉपरली कोइटस एज अ रिलीज करो, प्रॉपर कोइटस को बाहर निकालो, ठीक है। अदरवाइज तो करो ही मत।
अगर आपको कर रहे हो तो एगा कॉर्टेक्स को प्रॉपर बाहर रिलीज करो, ठीक है। बीच में कॉर्टेक्स रुकेगा तो गांठ बनेगी और वो आपके ये इंटरप्शन क्रिएट करेगा। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, है ना। दूसरी बात, कभी कभी आपने देखा होगा जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, बताना बोलिए, हम बताए तो आपको जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है बच्चों आपकी, ठीक है, एक जैसे फीमेल में एक कॉमन कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल्स में होता है, ऐसे मेल्स में भी एक कैंसर कॉमन होता है बच्चों, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। कौन सा कैंसर होता है बच्चों आपका? प्रोस्टेट कैंसर। अकॉर्डिंग टू एज बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड धीमे धीमे बढ़ती है, अकॉर्डिंग टू एज, जैसे आपकी एज बढ़ती है इसका साइज बढ़ता है। अब जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा बच्चों, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका यूरिन का पाथ है वो इंटरप्ट होने लग जाएगा, क्योंकि जो जगह गिरता है, जो आपका पाइप है उसको एज अ कांस्टेंट कर देगा और जगह क्या जाएगी, कम हो जाएगी यूरिन के पाथ की, और ये इसका साइज बढ़ेगा। तभी आपने देखा होगा कि जो एज कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो रोड के सहारे खड़े होते हैं और क्या काफ़ी देर तक यूरिन का पास आउट करते हैं, है ना, काफ़ी देर तक, है ना। और आपने देखा होगा कि यूरिन को पास आउट करने के लिए बहुत देर तक खड़े रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हाँ हो जाए प्रॉपर यूरिन पास आउट, क्योंकि अगर वो प्रॉपर नहीं करेंगे तो हो सकता है जो उन्होंने पेन जो चीज़ें उन्होंने पहनी हुई है वो गीली हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यूरिन जो होता है आपका वो ड्रिपलिंग फॉर्म में पास आउट होने लग जाता है, ड्रिप की फॉर्म में पास आउट होता है उनका। रीजन क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ जाती है तो यूरिन का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। आप छोटे बच्चों को अगर आप खड़ा कर देना कहीं पे भी यूरिन पास आउट करने के लिए, उसकी मसल्स ठीक होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड नॉर्मल होती है उसकी, तो वो एक बार में पूरे फ्लो में यूरिन पास आउट कर देगा, फिर उसकी ड्रिपलिंग नहीं होगी। लेकिन जो जैसे एज बढ़ती है तो अगर ड्रिपलिंग आना चालू हो जाती है यूरिन में, जिसकी वजह से अगर यूरिन टप 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 करके ड्रिपलिंग की फॉर्म में गिरता है आफ्टर पास आउट करने के बाद। तो लोग कोशिश करते हैं कि ये ड्रिपलिंग की फॉर्म में बाद में अंडर गीला ना हो जाए, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाए, है ना। तो एक प्रोस्टेट कैंसर होता है जो अकॉर्डिंग टू एज बढ़ता है बच्चों, तो जिनका ये एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बच्चों यूरिन का फ्लो बिल्कुल बंद हो जाता है। तब इस चीज़ में अगर आप देरी करते हो तो हो सकता है कि आप वहाँ पे एज अ बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल भी हो जाएगा, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रोस्टेट कैंसर एक कॉमन कैंसर है जो अकॉर्डिंग टू एज आपका मेल्स में होता है ना। तो यूरिन का आपको स्पर्म का पार्ट बच्चों पूरा समझ में आ गया, है ना। इस बात का ध्यान रखना कि स्पर्म आपके बच्चों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से सीक्रेट होते हैं बच्चों। कहाँ सीक्रेट होते हैं आपके? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, ठीक है, जो कि 1 से 3 होती हैं और जो कि किसके अंदर होती हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स नाम के कंपार्टमेंट्स के अंदर होती हैं। और कंपार्टमेंट्स बच्चों कितने होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। अगर एक कंपार्टमेंट में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है तो बच्चों 250 के अंदर 750 होंगे, और 750 दोनों आपके दो टेस्टिस होती हैं आपकी, तो 1500 ट्यूब्यूल्स होते हैं बच्चों आपके, जिनसे स्पर्म का सीक्रेशन होता है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ आ गई बच्चों को? ठीक है। अब इसके बाद बच्चों मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो मैं बताने वाला हूँ कि बच्चों कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल होती है, वो कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल है जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करती है बच्चों आपकी, है ना। तो देखो आप ध्यान से, ये देखो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, कुछ इस तरीके से मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके से रखी हुई है ना। इसको मैं निकाल के ऐसे करने वाला हूँ, इस तरीके से ये पोर्शन दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तब आपको देखेगा कि किस तरीके से कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर ही तो सेल होंगी। भाई मैंने अभी आपको बताया कि स्पर्म कहाँ से निकल रहा है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकल रहा है। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तो एक ट्यूब है, उसके अंदर सेल होंगी जो कि स्पर्म को फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो बच्चों मैं इसको ऐसे करने वाला हूँ, है ना। तो देखो आप, मैं इसको जूम करके 2 सेल दिखाता हूँ बाहर। तो मैंने 2 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को, देखो सुनो, मैं यहाँ पे बनाया था, जैसे ये एक ये मेरी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, एक ये है, 2 बना दी मैंने आपकी, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इन दोनों को मैं अब ऐसे करने वाला हूँ, देखो इस तरीके से दोनों ऐसे हैं ना, इनको ऐसे, ठीक है। तो एक मैंने ये बना दी और एक मैंने ये बना दी, ठीक है बच्चों। तो इनके भीतर आप देखोगे तो कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं, कुछ इस तरीके की। कुछ सेल्स बड़ी होती हैं, कुछ सेल्स क्या होती है? छोटी होती हैं। कुछ सेल्स बड़ी होंगी, कुछ सेल्स क्या होंगी बच्चों? छोटी। तो जो बच्चों सेल्स छोटी होती हैं उनको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स। क्या बोलते हैं? जर्म सेल बोलेंगे बच्चों। कौन सेल बोलेंगे? जर्म सेल। तो बच्चों जर्म सेल्स ही वो रिस्पॉन्सिबल सेल है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, तो बच्चों जर्म सेल ही रिस्पॉन्सिबल है, जो कि क्या करती है? स्पर्म फॉर्मेशन करती है बच्चों। क्या करती है? स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। तो जर्म सेल्स आर दो सेल्स, दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द सीक्रेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के सीक्रेशन के रिस्पॉन्सिबल होती हैं बच्चों। सेकंड सेल जो होती हैं आपकी, जो बड़ी वाली सेल उनको बोलते हैं बच्चों सर्टोलाई सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोलाई सेल। तो बच्चों सर्टोलाई जो सेल है आपकी वो रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों न्यूट्रिशन को सीक्रेट करने के लिए। क्या? न्यूट्रिशन, जो कि स्पर्म को बच्चों क्या देती हैं? न्यूट्रिशन देती हैं। कुछ बच्चों बीच में सेल्स होती हैं, इन दोनों के सेल्स के बीच में पाई जाती है बच्चों, उनको बोलते हैं हम लोग क्या? इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर आप दूसरा नाम बच्चों क्या देखते हो? लीडिंग सेल्स बच्चों। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स। बच्चों इनका सबसे बड़ा काम होता है आपका, ठीक है, सबसे बड़ा रोल इन्हीं का होता है, क्योंकि ये आपका मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करती हैं। इसका नाम होता है बच्चों टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम लोग और बच्चों क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम लोग? एंड्रोजन हार्मोन बच्चों। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन, ठीक है बच्चों। तो देखो, तो हमारा मेल पोर्शन यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है।
मेल पोर्शन में आप जो आगे की चीज़ें वो मैं आप बच्चों आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। तो देखो यहाँ पर आपके जर्म सेल्स हैं, जो कि जर्म सेल्स आपकी स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। सर्टुलाइज सेल्स हैं जो न्यूट्रिशन सीक्रेट करती हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स हैं बच्चों आपकी, या लीडिंग सेल्स ही बोलते हैं हम लोग उनको, जो कि मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या फिर हम कह सकते हैं एंड्रोजन हार्मोन बच्चों क्या करती हैं, सीक्रेट करती है ना। और अगर टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट नहीं होगा तो बच्चों प्रोसेस ही नहीं होगा, क्योंकि सेक्स हार्मोन ही तो रिस्पॉन्सिबल होता है इस पूरे क्रिएशन के लिए। हार्मोन ही तो तुम्हारे बढ़ रहे होते हैं और चल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, तभी तो स्पर्म का फॉर्मेशन करने लग जाते हो तुम लोग, है ना। तो सब किसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से बच्चों। तो मेल सेक्स हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसकी वजह से आपकी वॉइस में चेंजेस आएंगे, वॉइस का हार्डनेस हो जाना, मेल्स में वॉइस का हार्डनेस हो जाता है, फीमेल्स की वॉइस पतली हो जाती है, शोल्डर्स आपके बहुत ज़्यादा हैवियर हो जाते हैं, फीमेल्स के शोल्डर पतले हो जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो फीमेल्स में एज अ ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, मेल्स में बियर्ड आना चालू हो जाती है। तो दे हैव टू बी लॉट्स ऑफ चेंजेस जो आते हैं आपके, वो हार्मोन्स की वजह से आते हैं बच्चों, है ना। हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट इसके बाद अपलोड करेंगे बच्चों। मैं ओवरऑल बायो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड कराऊंगा, जो कि आपकी नीड बेस्ड होगी बच्चों, है ना। इसके लिए आप लोग एक काम करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, जिससे कि हम लोग मोर देन बच्चों को वीडियो पहुंचा सकें। और इसके जो कंटेंट के जो आपके नोट्स होंगे वो मैं आपको अपलोड करा दूंगा, ठीक है। बस कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, जो कि मैं आपको पर डे पूछूंगा, आपसे पर लेक्चर में पूछाएंगे, उनके आंसर आपको बच्चों कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा फर्स्ट ये है पहला, कि आप मुझे बताओ कि मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, ठीक है। उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख के दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि बच्चों स्पर्म को सीक्रेट करने वाली सेल कौन सी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मेल्स में होने वाले कॉमन कैंसर का नाम क्या था। मेल्स में होने वाले जो कैंसर कॉमन है, वो कॉमन कैंसर का नाम बताओ बच्चों, ठीक है। और क्या पूछूं, चलो इतना काफ़ी आज के लिए बच्चों। इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर दो, मैं इनके रिप्लाई जरूर दूंगा। और थैंक यू सो मच।